इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दोस्ती की कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो दशकों पुरानी है, भारत और रूस के रिश्ते। लेकिन हम यहाँ सिर्फ इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये रिश्ता अपने कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के सैन्य मूल से निकलकर आज एक बेहद मॉडर्न और डायनामिक आर्थिक साझेदारी में बदल गया है। मतलब बात अब सिर्फ हथियारों की नहीं है, बात अब ऊर्जा, स्मार्ट सिटीज और एक नए भविष्य की है। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस बड़े बदलाव को। इस बदलाव को ट्रैक करने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, शीत युद्ध के समय की सैन्य नींव। दूसरा, आज की आधुनिक ऊर्जा या हाइड्रोकार्बन साझेदारी। तीसरा, स्मार्ट सिटी और टेक्नोलॉजी। और चौथा, बुनियादी ढांचा और मानव पूंजी। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी हमारे पहले हिस्से से, जहां इस रिश्ते की असल नींव रखी गई थी, सोवियत युग का गठबंधन। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है। 1947 में राजनयिक रिश्ते बने और फिर 1971 में ऐतिहासिक इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई। साल 2000 में इसे एक रणनीतिक साझेदारी का नाम मिला। लेकिन असली ट्विस्ट आता है 2022 में, जहां से द्विपक्षीय व्यापार में एक ऐसा जबरदस्त उछाल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये वो दौर था जहां राजनीतिक समझौतों ने आज के इस भारी भरकम आर्थिक व्यापार के लिए एक मजबूत रास्ता तैयार कर दिया था। अब जरा इस तुलना को देखिए। ये पहले और अब का सबसे सटीक उदाहरण है। पुराने दौर में रूस से आने वाला सामान मुख्य रूप से हथियार, फाइटर जेट्स और सैन्य हार्डवेयर हुआ करता था। लेकिन आज इसकी जगह ले ली है कच्चे तेल, रासायनिक उर्वरकों और कीमती हीरो ने। यानी एक ऐसा रिश्ता जो कभी वैचारिक और सैन्य समर्थन पर टिका था, वो अब पूरी तरह से कच्चे माल और एनर्जी एक्सचेंज पर शिफ्ट हो गया है। और इस पुराने रक्षा केंद्रित रिश्ते की गहराई को समझने के लिए आपको सिर्फ इस एक नंबर को देखना होगा, 68%। 2012 से 2016 के बीच भारत ने जितना भी सैन्य हार्डवेयर बाहर से खरीदा, उसका 68% हिस्सा अकेले रूस से आया था। ये इस डिफेंस हैवी युग का बिल्कुल पीक था। तो ये तो थी पुराने दौर की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आधुनिक हाइड्रोकार्बन या ऊर्जा साझेदारी। देखते हैं कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स ने इस ऊर्जा निर्भरता को अचानक से इतना बढ़ा दिया। 2023 तक का डेटा एक नाटकीय तस्वीर पेश करता है। ग्लोबल उथल-पुथल के बीच रूस अचानक से भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। मार्केट का सीधा 40% हिस्सा इराक और सऊदी अरब जैसे जो हमारे पारंपरिक सप्लायर्स थे, वो पीछे छूट गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और डिस्काउंट रेट्स का ऐसा असर हुआ कि दोनों देशों के बीच का व्यापार एक ही साल में लगभग डबल हो गया। 2021-22 में जो आंकड़ा $13 बिलियन था, वो 2022 में छलांग लगाकर सीधे $27 बिलियन पर पहुंच गया। इस रफ्तार ने $30 बिलियन के उस लॉन्ग टर्म टारगेट को समय से बहुत पहले ही सच कर दिया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म जंप है? बिल्कुल नहीं। इस तेज ग्रोथ को बनाए रखने के लिए विशाल रूसी कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं। कच्चे तेल के लिए रोसनेफ्ट, नेचुरल गैस के लिए गैसप्रोम और कच्चे हीरों के लिए अल्रोसा जैसी कंपनियां इस नए आर्थिक रिश्ते की नींव को बेहद मजबूत और स्थायी बना रही हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान इस पूरी स्थिति को एकदम परफेक्टली समराइज करता है। उनका कहना है कि फोकस अब सिर्फ लेन देन की मात्रा या वॉल्यूम पर नहीं है, बल्कि अब कोशिश एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की है जो संतुलित हो, टिकाऊ हो और दोनों को फेयर मार्केट एक्सेस दे सके। चलिए अब शिफ्ट करते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, स्मार्ट सिटीज और जॉइंट टेक्नोलॉजी। क्योंकि कच्चे माल के ट्रेड से आगे भविष्य तो टेक्नोलॉजी का ही है। ये इनिशिएटिव वाकई में हैरान करने वाला है। भारत का $100 बिलियन का दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उन्नत रूसी अर्बन तकनीकों को अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में शामिल कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि अब ट्रेड सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि साझा इनोवेशन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स की तरफ बढ़ रहा है। और ये काम कैसे हो रहा है? ये 3 स्टेप्स देखिए। पहले, रूसी फर्म AFK सिस्टेमा उफा और कजान में अपनी पिछली स्मार्ट सिटी सफलताओं की एक्सपर्टीज शेयर कर रही है। दूसरा, इसे हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और तीसरा, सबसे बड़ा गोल ये है कि इन जॉइंट सॉल्यूशंस को भविष्य में तीसरे देशों के मार्केट तक भी ले जाया जाए। शहरी विकास से आगे बढ़ें तो एरोस्पेस सेक्टर में भी यही ट्रेंड है।
सुखोई सुपरजेट 100, MS-21 पैसेंजर एयरक्राफ्ट और कामोव हेलीकॉप्टर जैसे प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं कि अब सिर्फ बायर और सेलर वाला रिश्ता नहीं रहा। अब फोकस को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, बुनियादी ढांचा और मानव पूंजी। क्योंकि जब व्यापार इतना बढ़ेगा तो उसे संभालने के लिए रास्तों और लोगों दोनों को इवॉल्व होना पड़ेगा। पुराने और धीमे शिपिंग रूट्स अब इस नए ट्रेड वॉल्यूम को हैंडल नहीं कर सकते थे। इस पारगमन की बाधा को तोड़ने के लिए चेन्नई व्लादिवोस्तुक समुद्री गलियारे को ऑपरेशनल किया गया है, जो भारतीय बंदरगाहों को सीधे सुदूर पूर्वी रूस से जोड़ता है। इस नए कॉरिडोर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जानते हैं क्या है? टाइम की भारी बचत। पहले कच्चे तेल और मेटल्स की शिपिंग में 40-40 दिन लग जाते थे, जो अब घटकर सिर्फ 16 से 24 दिन रह गए हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से ये गेम चेंजर है। और बात सिर्फ समय की नहीं, पैसों की भी है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे मल्टी मॉडल रूट्स हर 15 टन कार्गो पर सीधे $2,500 तक की माल ढुलाई लागत कम कर रहे हैं। इससे थोक व्यापार बेहद आसान और किफायती हो गया है। लेकिन जहाज़ों और ट्रेनों से भी एक कदम आगे। एकीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है इंसान। 2024 में शुरू किए गए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद भारतीय श्रमिकों को ऐसे विशिष्ट कौशल देना है जिससे वो सीधे तौर पर रूसी उद्योगों में ह्यूमन रिसोर्स की कमी को पूरा कर सकें। ये दो अर्थव्यवस्थाओं का सबसे गहरा मानवीय जुड़ाव है। तो इस पूरी एक्सप्लेनर को समेटते हुए हमारे सामने सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल आता है। एक ऐसा रिश्ता जिसने खुद को मिलिट्री हार्डवेयर से निकालकर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल तक पूरी तरह री इन्वेंट कर लिया है। क्या ये आगे चलकर सिर्फ एक लेन देन की साझेदारी बनकर रह जाएगा, या फिर आज की इस मल्टीपोलर दुनिया में ये एक स्थायी और मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी जगह बनाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।